हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित और अग्रगण्य लेखिका मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी ज़ीरो अक्स। तो शुरू करें मृदुला गर्ग जी की कहानी ज़ीरो अक्स। कुछ दिन पहले राजधानी में एक कत्ल के काफ़ी चर्चे रहे। पूरे 2 हफ्ते लोग घरों में बैठे बतियाते उससे रोमांचित होते रहे। इससे ज़्यादा राजधानी किसी मामले में रस नहीं लेती। गोरों के मामलात हों तो बात और है। हादसा ऐसा नहीं था कि उसकी चर्चा सड़कों पर होती। मारने मरने वाले दोनों लेखक थे और आप जानते हैं सड़कों को लेखकों में दिलचस्पी नहीं होती तो घरों के भीतर भी नहीं, पर चूंकि मारने वाला मर्द और मारी जाने वाली औरत थी इसलिए वाक़ये में कुछ रंगीनी आ गई थी। फिर भी जब किस्सा पहले पहल बयान हुआ तो बड़ा फीका फीका सा लगा। नाजायज़ छोड़ किरदारों के बीच कोई जायज़ रिश्ता भी नहीं था, पर क़यामत की नज़र रखने वालों ने बिला धुएं काफ़ी आग देख ली और उसे हवा देकर खासी धुंध पैदा कर दी। मुश्किल ये थी कि कत्ल की एक चश्मदीद गवाह भी थी। उसका बयान इतना बेपेश था कि क्या हुआ हर कोई जान गया था, पर क्यों हुआ क्यों नहीं जानता था। गवाह का नाम था रागिनी। वो मौकाए वारदात पर खुले दरवाजे के सामने दूसरे कमरे में बैठी चिट्ठियाँ टाइप कर रही थी। समझे आप, दरवाज़ा पूरा खुला था, यानी पोशीदा रखने लायक रिश्ता नहीं था दोनों के बीच। बातचीत भी किसी राजदार मसले पर नहीं हो रही थी, यानी गुनाह की आम वजूहात ज़र ज़ोरू ज़मीन गिनती में नहीं थी। रागिनी के बयान के मुताबिक उसने साफ देखा था साजन भाई ने मेधा दी का गला टीप दिया। पहले नज़र पड़ी तो उसने सोचा झप्पी शप्पी ले रहे होंगे। आज़ाद ख्याल लोग थे। पन्ना पूरा टाइप होने पर जब आंखें दोबारा उठाईं तो गला टिप चुका था। मेधा दी दुबली पतली उम्रदराज शय थीं, सो वक्त इतना कितना लगता। तो आज की तारीख में सब जानते थे कि मेधा दी का गला साजन भाई ने दबाया था, पर क्यों दबाया था कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ। शुरू में बतला देने से कातिल कौन है कहानी का अद्भुत रस फीका पड़ जाता है, पर कयास लगाने का मज़ा सिर्फ ये जानने में नहीं है कि जुर्म किसने किया, इसमें भी है कि क्यों किया। तो चलिए उसी के टोह में चलते हैं। पहले दोनों किरदारों से मिल लें। उनके नाम मैं बतला चुकी हूँ, साजन भाई और मेधा दी। तो आइए पहले नामों की कलई खोलें। पहला नंबर साजन भाई का। अपने समाज का उसूल है पहले मर्द। हो सकता है साजन भाई का साजन नाम माँ बाप का दिया हो सकता है लेखक बनने का इरादा करने पर उसने खुद रख लिया हो। नाम के साथ भाई का जुड़ना हिंदी में लेखक होने की डिग्री पाने जैसा है। और साजन इत्तेफाक से लेखक नहीं बना था, एकदम मंसूबा बांधकर खाका खींच कर बना था। बात यह थी कि साजन खासा बदशक्ल था। कद उसका नाटा था, बदन थुलथुल और चेहरे के नक्श बेडौल। नाक चपटी और चौड़ी थी, होंठ मोटे और फैले हुए, थोड़ी लाचार सी पीछे को धसकी हुई। उस पर माथा इतना तंग कि लगता बाल ठीक आंखों के ऊपर उग रहे हैं। आंखें थी तो छोटी पर गजब की चमकदार। आंखें बंद होने पर देखने वाला यही समझता कि थुलथुल बदन और कमज़ोर सीरत वाला बेचारा सा आदमी है, पर आंखें खुलते ही दूसरी तस्वीर सामने होती। शुरू में अपनी सूरत आईने में देखता तो साजन को खुद अपना चेहरा नागवार मालूम पड़ता था, पर उसने उसके आगे हथियार नहीं डाले। आंखों में खूंखार चमक पैदा की या खुद हो गई या हमेशा से थी, कहा नहीं जा सकता। हर हाल में चमक इतनी हिंसक थी कि देखने वाला सिहर उठता। जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था तभी जान गया था कि उस जैसे बदसूरत आदमी की तरफ लड़कियां या औरतें तभी खिंच सकती हैं जब उसकी शख्सियत में कोई ख़ास बात हो। पढ़ लिख कर वो ये भी जान गया था कि लेखकों कलाकारों में ऐसा कुछ होता है जो मर्द औरतों को यकसा बांध लेता है। ललित कलाओं में उसकी रुचि नहीं थी, पर शब्द उसकी पकड़ में आ जाते थे, संयोग से या प्रभु कृपा से। वो जब जवान हुआ तो हिंदी प्रदेश में यथार्थवादी लेखन का बोलबाला था। वो धारा उसे खूब रास आई। भीतर जितना तेजाब बनता पन्नों पर उगल देता था। उसका कहना था नफ़रत प्यार से ज़्यादा टिकाऊ होती है। उसने अंग्रेजी के किताब में पढ़ा था नफ़रत में प्यार से ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि नफ़रत उसूलों से आती है और प्यार दिल से। बकवास। ये सर्द देशों वाले क्या जाने प्यार और नफ़रत के ताप को। उसकी नफ़रत का ताल्लुक किसी उसूल से नहीं, दिल और दिमाग से था, दोनों से बराबर।
जब आप हर सुंदर चीज़, हर आला ख्याल, हर कामयाब इंसान और हर खरे उसूल से नफ़रत करेंगे तो जाहिर है आपकी नफ़रत का वजूद खुदा सा बुलंद हो जाएगा। एक ला इंतहा खजाना हाथ लग जाएगा। जब चाहो जितना चाहो निकाल कर इस्तेमाल कर लो, उसकी इंतहा पैमाइश के परे बनी रहेगी। तो इस तरह घृणा की निधि भुनाते हुए चर्चित लेखक बनकर वो साजन से साजन भाई हुआ। जब औरतें उसे साजन भाई कहकर पुकारती तो उसका तन मन गुदगुदा उठता। साला क्या देसी विरोधाभास था शब्दों में, साजन भी और भाई भी। यहाँ औरत मर्द को साजन बनाने से पहले भाई बनाती हैं, धर्म भाई। क्या धर्म है यार, एकदम मनमाफिक। हिंदू धर्म के अलावा यूं राखी बांध कर बाकायदा भाई बनाने का बंदोबस्त कहाँ है? अपने देश में देखा देखी सभी धर्मों ने इसे स्वधर्म बना लिया है। बकौल साजन भाई, धर्म और क्या है, यही स्वधर्म नहीं? साजन भाई से न सही किसी और भाई से पूछ लो। ओह, अच्छा याद दिलाया। साजन के किस्से में मेधा तो एकदम छूटी जा रही थी, तो उसके नाम का वाक़या मुख्तसर ये है कि शादी से पहले वो कमला बिमला या ऐसी ही कुछ थी। शादी के बाद नाम बदल कर मेधा कर लिया था। रिवाज है साहब। लेखन करना शुरू किया तो मेधा के आगे दी खुद ब खुद लग गया। बस हाँ, आप कह सकते हैं ये तरफदारी है। साजन भाई पर इतना कुछ और मेधा दी पर इतना सा। क्या करें, सामाजिक नियम कायदा मानकर चलना पड़ता है। मर्द पर ज़्यादा लिखा जाता है, औरत पे कम। रीत है, बराबरी का दर्जा दे भी दें तो जितना पता होगा उतना ही बतलाएंगे ना। साजन भाई अपने बारे में सब कुछ बतलाने में यकीन रखते हैं, और मेधा दी कम से कम। साजन लेखक बना तो जितना पढ़ा गया उससे ज़्यादा चर्चित हुआ, और मेधा दी कितनी पढ़ी गई वे जाने, या उनका प्रकाशक। चर्चा नहीं हुई तो हम आप कैसे जानेंगे। खैर छोड़िए, वापस चलें साजन भाई पर। चर्चित लेखक होने के नाते साजन भाई के यहाँ आए दिन अखबार वाले और दूसरे अंट शंट शोधार्थी बोधार्थी इंटरव्यू लेने आते रहते थे। पहला सवाल उनका हमेशा यही होता था, आप लिखते क्यों हैं, या आप लेखक क्यों बने। आप जानते ही हैं लेखकों से कैसे कैसे बेहुदा बचकाने सवाल किए जाते हैं, पर साजन भाई का जिगर देखिए कि जवाब में दंड से कह देता था, औरतों को पटाने के लिए। इंटरव्यू लेने वाला मर्द होता तो जुमला बोल लेने पर वो एक जोरदार ठहाका लगाता। हंसते हुए उसकी छोटी आंखें पूरी तरह मुंद जाती थीं। उनका बेरहम खूंखार भाव पढ़ने में नहीं आता था। उसकी कमी सामने वाला पूरी कर देता था। इतने नामी लेखक का हमराज बनने का लुत्फ लेते हुए वो वहशी सा खुल जाता। लपलपाती आंखों और लार टपकाते होंठों के साथ जुगलबंदी करता कि यार, औरत के मामले में हम भी कम नहीं। इंटरव्यू लेने वाली औरत होती तो उसके तेवर और रहते। अखबार वाले ज़्यादातर उसके पास औरतों को ही भेजा करते थे। अंट शंट में भी काफ़ी औरतें रहती थीं, कुछ उसकी कहानी की दाद देने, कुछ अपनी पढ़वाने, और कुछ यूं ही दरमियानी ज़िंदगी की ऊब मिटाने चली आती थीं। औरत के सामने जुमला बोल वो झिझक कर चुप हो जाता था। कनखियों से उसे एक बार देख नज़र नीची कर लेता था। औरत झेप जाती, फिर संभल कर हंसती और एक ममतालू मुस्कुराहट बरबस चेहरे पर खिलाती। नज़रें बच्चे सा उसे थपथपाती। धत, शरीर बदमाश दुष्ट कहीं का। मुँह से कहती, बड़े लतीफ़ेबाज हैं आप। तभी वो आंखें ऊपर उठाता और उस पर टिका देता। हिकारत से सनी हिंसा की लपट उसमें कौंध उठती और औरत के ममतालू चेहरे पर खिंचाव आ जाता। पर अखबार नवीस या शोधार्थी बोधार्थी होने के चक्कर में आज़ाद औरत होने का नाटक करना पड़ता। सो नज़रें साजन से मिली रहती। फिर जो वो चाहता वो होता। उसमें एक मुकाम पर आकर उसका औरत से उबना, मुंह फेरना और औरत का रोना कल्पना भी शामिल रहता, वरना खेल का मज़ा क्या रहता। खेल ना हुआ पक्की नौकरी हो गई। कॉलेज के दिनों में ही साजन ने अपनी आंखों के हिंस्र भाव को पालतू कुत्ते सा साथ लिया था। मौका माहौल देखकर जंजीर खोलता था और दौड़ा देता था एक झपट्टे में हलाक करने। उसका कहना था, हिकारत झेल कर औरत तिलमिलाएगी, सो असलह उसके पास होगा, उसी का इस्तेमाल करेगी। एक ही हथियार होता है उसके पास, उसका बदन। वही दांव पर लगाकर हिंसा को पैशन और क्रूरता को वासना में बदल सकती है बेचारी। सहवास को प्रेम का नाम देकर मैदान में उतरती है और हर बार मात खाती है। मैं नहीं कह रही, साजन भाई का कहना है। मुझे ये मानने में ज़रा उज़्र नहीं है कि औरत के पास दिमाग, बुद्धि, तर्क, ज्ञान, विवेक, चेतना सब होता है और वो उनका इस्तेमाल करके शिकस्त से बच सकती है।
पर मेरे आपके मानने से क्या होगा? किस्सा साजन भाई का बयान हो रहा है। मैंने कब कहा वे हिंदी साहित्य जगत के प्रतिनिधि हैं? आप मान बैठे तो आपका जिम्मा। मैं तो एक शख्स की कहानी कह रही हूँ। भूल हुई, 2 शख्स की कहानी। मेधा दी को फौरन हाजिर करती हूँ। लीजिए, आ गई। जिस दिन मेधा दी का गला दबाया गया, साजन भाई से उनकी पहली मुलाकात का दिन नहीं था। उससे कोई 15-1 बरस पहले, जब साजन महज लेखक था, वो उसका इंटरव्यू लेने आ चुकी थी। ओहो, ये बतलाना भूल ही गई कि आजकल साजन लेखक ही नहीं, प्रकाशक भी है। या जैसा वो खुद कहता है, वो प्रकाशक है नहीं, बनाया गया है। लेखक वो अपनी मर्जी से बना था, पर इस प्रकाशन संस्थान का मालिक, संपादक, आलोचक, संयोजक, संपर्क अधिकारी वगैरह वगैरह उसे मजबूरन बनना पड़ा है। प्रकाशन की दुनिया में जो सन्नाटा छाया हुआ था, जो बाजारूपन आ गया था, समाजोन्मुख होने के बजाय किताबों की दुनिया जो समाज से विमुख होती जा रही थी, उससे लोहा लेने के लिए उसे मैदान में उतार दिया गया। फ़र्ज़ अदायगी में बदन का खून पसीना बना ही अपना लिखना भी छूट गया। वो लंबी सांस खींचकर खुद पर रीझता है तो लोग हाथ उठाकर कहते हैं, आप धन्य हैं, महान हैं प्रभु, आप आज की अदबी दुनिया के पैगंबर हैं। अब महाप्रभु हमारी नई चेतना की पांडुलिपि ग्रहण कीजिए। पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं उसे छोड़िए, लोगों का काम है कहना। खैर, ये आज की बात है। 15 साल पहले जब मेधा उसका इंटरव्यू लेने आई थी, वो सिर्फ लेखक था, चर्चित, सफल, प्रतिष्ठित लेखक। और मेधा लेखिका थी फ़कत। नहीं, गलत। उसके पास वो बहैसियत लेखिका नहीं, संवाददाता आई थी। कागज़ पर कलम साध कर उसने जो पहला सवाल पूछा, वही घिसा पिटा था, आप लेखक क्यों बने? साजन भाई ने वही बेधड़क जवाब दिया, औरतों को पटाने के लिए। फिर झिझक कर चुप होने, कनखियों से देखने, नज़र नीची करके ऊपर उठाने तक का पूरा दृश्य अदा करने के बाद भरपूर उसकी तरफ ताका था। मेधा का चेहरा भावहीन था, ना असमंजस, ना कौतूहल, ना ममता, कुछ नहीं। वो मन लगाकर उसका जवाब दर्ज कर रही थी। साजन भाई की आंखों में औसत से दोगुना खून उतर आया। साली नाटक करती है। मेधा ने आंखें ऊपर उठाई थीं, उसकी आंखों से मिलाई थीं और दूसरा सवाल किया था, आप पात्र कहाँ से उठाते हैं? अपने आसपास से या किन्हीं खास हालात का इंतज़ार करते हैं? या? उसका चेहरा अब भी किसी जज्बे का इजहार नहीं कर रहा था। ना खिंचाव था, ना खौफ, और ना कोई औचक चाहत। साजन भाई और बेमुरव्वत हो उठा था। क्या बेहुदा सवाल कर रही हो? उसने कहा था। जो संपादक लिखकर देते हैं वही पूछना होता है। अजीब अहमक संपादक हैं जी। तुम अपने संपादक को अहमक समझती हो? संपादक हैं? तुम्हारे हिसाब से सब संपादक अहमक होते हैं? उसने चूहा बिल्ली खेल खेला और अचरज के साथ देखा। वो सिर झुकाए कलम घसीट रही है। क्या कर रही हो? उसके मुंह से निकला था। लिख रही हूँ। क्या लिख रही हो? जो आपने कहा। छोड़ो उसे, वो गरमाया था। तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप अपने पात्र कहाँ से उठाते हैं? साजन ने ध्यान से उसकी तरफ देखा था। चेहरे पर कोई चुहल, चोर नज़र, नखरीली मुस्कुराहट, तलब जगाती कोई शोखी, बदन में इतराहट या औरतनुमा बांकपन, कुछ नहीं था। अब आंखों के साथ उसका पूरा बदन सुलग उठा। कहीं से नहीं उठाता। उसकी जबान से चिंगारियां उड़ने लगीं। मेरे पात्र मेरे होते हैं, मेरे अपने गढ़े हुए। मैं उन्हें अपने इशारों पर उठाता बैठाता घुमाता हूँ। मन होता है तो जलाए रखता हूँ, वरना मार देता हूँ। खुदा होता हूँ मैं उनका, समझी? बड़ी लेखिका बनी फिरती हो, सवाल पूछ रही हो प्राइमरी स्कूल के बच्चों जैसा। पात्र कहाँ से उठाते हैं? साला कचरे के ढेर से पन्नियाँ उठाने का काम है। वो गुस्से में बक रहा था और मेधा ठहरे पानी सा बेलहर चेहरा लिए लिख रही थी। क्या कर रही हो तुम? वो गुर्राया था। लिख रही हूँ, तेज लिखती हूँ, शॉर्ट हैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेधा ने कहा था। बेहया औरत! बेकाबू होकर साजन ने कागज़ उसके हाथों से छीन टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। गेट आउट! वो चली गई थी। बाद में अखबार के संपादक का फ़ोन आया था। मेधा के लिए माफ़ी मांगी थी और किसी दूसरे को भेजने का सुझाव रखा था, पर साजन अड़ गया था। उसी को वापस भेजो। उस लड़की, औरत जो है उसी को। पर इस बार सवालों की सूची नहीं पकड़ाओगे। वो अपनी मर्जी से पूछेगी। मंजूर हो तो भेजो, वरना रखो अपनी टेंट में।
दोबारा मेधा कागज कलम के बजाय टेप रिकॉर्डर देकर भेजी गई थी। उसके आने का इंतजार करता साजन कई बार परमानंद की स्थिति में पहुंच चुका था। कैसी मुहर्रमी सूरत लिए आएगी बेचारी, कुछ तो मजबूरी होगी जो इतनी बेइज्जती सहकर दोबारा उसका इंटरव्यू लेने आ रही है। बड़ी लेखिका बनी फिरती है। एक अहमक संपादक से न कहने की हिम्मत तक है नहीं। है क्या बेचारी, एक अदना संवाददाता। अरे काहे का दाता, प्राप्ता कहो प्राप्ता, संवाद प्राप्ता। वो अपनी व्यंजना पर खुश बिना ठहाके हंसा। शब्दों की भीख मांगने आ रही है पतुरिया। 10 गालियां दे लो, पैसे की खातिर पड़ी रहेगी। जबान से कान सटाए। उसका निचला होंठ लार से सन कर नीचे को लटक आया। थूक को उसने उगला नहीं, जबान पर लेकर मुंह के भीतर फिरा लिया। औरत की फजीहत भी क्या काम की चीज़ है। यूं ही औरत को कामनी नहीं कहते ना। अब आएगी मान मर्दित कामनी तो बहुत प्यार से बात करेगा उससे। बात के अलावा कुछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। काफ़ी रंजन हो चुका था। वो आई तो चेहरा पहले की तरह निर्विकार था। हाथ जोड़ने की औपचारिकता पूरी करके टेप रिकॉर्डर उसके सामने मेज पर रख दिया था। फिर एक पन्ना उसकी ओर बढ़ाकर कहा था, सवाल देख लीजिए, कोई ज़रूरी सवाल छूट गया हो तो जोड़ दूंगी। साजन ने नज़र डाली थी। ठीक ठाक समाजोन्मुखी सवाल थे और वैसे ही जवाबों की मांग करते थे। मसलन, आप लेखन की सार्थकता किसमें देखते हैं? समाज के प्रति साहित्य का क्या दायित्व है? किस पाठक का चित्र आपके मन में होता है? वगैरह। साजन ने जवाब देने शुरू किए थे तो उसका सुर ऊंचा होता चला गया था। जवाब टेप होते रहे थे। मेधा ने आंखें बंद कर ली थीं। जिस तिस के खिलाफ फतवे देते साजन भाई इस कदर मगन हुए कि मेधा की तरफ ध्यान काफ़ी देर बाद गया। लगा वो झपकी ले रही है। तकरीर पूरी होने तक उसने गम खाया। हाँ, मेधा को घूरता जरूर रहा। बात पूरी की तो तबीयत हुई उसे ठोकर मारकर जगा दे, पर वो काफ़ी दूरी पर बैठी थी। कुर्सी से उठकर उस तक जाने के लिए वो जैसे ही हिला उसने आंखें खोल दी। नाटक कर रही थी साली। मेधा टेप रिकॉर्डर बंद करने लगी थी। रुको, साजन ने टोका था। अब समष्टि से व्यक्ति पर आओ, उसके बिना इंटरव्यू पूरा नहीं होता। कुछ देर चुप्पी रही थी। साजन को अखरी थी और भाई भी थी। सवाल पूछो, उसने शह दी थी। कौन सा? मेधा ने पूछा था। साजन को उसकी झिझक रिझा रही थी। चाव भरी निगाह से उसका बदन टटोल कर देखा था। जिसमें तुम्हें दिलचस्पी हो वही पूछो। संपादक ने कहा नहीं अपनी मर्जी के सवाल पूछने को? मेरे लिए यह काम है, इसमें मेरी मर्जी या दिलचस्पी नहीं है, मेधा ने सपाट कहा था। दिलचस्पी नहीं है तो काम करने निकली क्यों हो? घर बैठकर पति को रिझाओ, खाना बनाओ, स्वेटर बुनो, उठाओ ये तामझाम, छोड़ो नौकरी का नाटक। साजन एकदम नाटक से बाहर निकल आया था। देखिए, मेधा ने नरवाई से कहा था, लोगों की दिलचस्पी आपके जवाबों में है, मेरे सवालों में नहीं। फिर भी मैं पूछे लेती हूँ, आप लेखक क्यों बने? बतला चुका हूँ। आप पात्र अपने जीवन से उठाते हैं या? शट अप। साजन ने डपटा तो मेधा चुप हो गई थी। चुप रही थी, चुप रहती गई थी। लगा था आंखें खोले खोले सो गई है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, साजन भड़क उठा था। जाओ घर जाकर अचार को धूप लगाओ। मेधा चुपचाप हाथ जोड़कर टेप रिकॉर्डर उठाकर बाहर निकल गई थी। बाद में संपादक ने बतलाया था, मेधा के लिए नौकरी शौक नहीं, ज़रूरत थी। पति से उसका तलाक हो चुका था। 4 साल का बच्चा साथ था। तलाक? पश्चिमी लफ्फाजी। सीधे कहो छोड़ी हुई औरत है, परित्यक्ता। लफ्ज़ को थूकते थूकते उसने अपना मर्दों की बैठक वाला ठहाका बुलंद किया था, जिससे वो टूटकर परित्यक्ता की ताल पर ऐसे बजा था जैसे माँ बहन की गाली हो। साजन भाई, आजकल संपादक ने हल्का प्रतिवादी सुर उठाया, पर वो सम पर आने से पहले ही टूट गया, क्योंकि उधर साजन लरज रहा था। अपनी उस परित्यक्ता को इंटरव्यू की टंकित प्रति लेकर भेजो मेरे पास, सही करूँगा तब छपेगी। इस तरह मेधा तीसरी बार साजन के पास पहुंची थी। आइए आइए मेधा जी, साजन भाई ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। क्या लिख रही हैं नया आजकल? बड़े चर्चे हैं भैया आपके। मेधा संकुचित नहीं हुई थी। नज़र से नज़र मिलाकर कहा था, उपन्यास पूरा किया है। लिख मारा? क्या आत्मकथा? सब लोग वही तो लिखते हैं। सब नहीं, सिर्फ औरतें। आत्मकथा को उपन्यास क्यों कहती हैं? इतना डर क्यों? घटित के अलावा और बहुत कुछ लिखा जाए तो उसे आत्मकथा कैसे कहें? अरे जाओ, किसे हाँक रही हो? हम घाट घाट का पानी पिए हुए हैं।
साजन की लप लप करती आंखों में कौंधती कामना ने वेदा के बदन का जायजा लिया। निचला मांसल होठ आप से आप निकल कर नीचे लटक आया। अब वो साड़ी का पल्लू ठीक करेगी, वक्ष को ढकने के चक्कर में और उभार देगी, दूर जाने की कोशिश में बदन खींचेगी तो और उद्दीपक नजर आएगी। सोचकर साजन ने गीले होठों पर जबान फेरी और मुंह में थूक घुमाया। मेधा ने थैले में से कागज निकालकर उसके सामने रख दिया। कहा, देख लीजिए। साजन ने सरसरी निगाह उन पर डालकर कहा, 2-4 दिनों में ले जाना, अभी चलो हम तुम्हारा इंटरव्यू लें। कहो, तुम लेखिका क्यों बनी, किस लिए लिखती हो तुम? पता नहीं, उसने कहा, अब तक जान नहीं पाई हूँ, जब पता चल जाएगा। वो चुप हो गई, चुप्पी खिंचती गई। और पात्र कहाँ से उठाती हो, बेडरूम से? साजन ने पूछा। काफ़ी देर तक मेधा उसकी आंखों में गहरे ताकती रही, पर उसकी दृष्टि का मतलब साजन की पकड़ में ही नहीं आया। वो असमंजस में पड़ गया। ये औरत है या मौन की शिला? मौन नहीं, बर्फ की शिला कहा जाता है, उसके मन में बजा। साली, पश्चिमी लफ्फाजी, छूटे नहीं छुटती, काफिर मुंह को लगी हुई। तभी मेधा बोल पड़ी, मुझे लगता है मेरे सब पात्र मेरे ही अलग अलग रूप हैं। अच्छा, साजन ने हिकारत से कहा, भगवान हैं आप? नहीं, पर मेधा सोचकर बोली, हम लिखते या रचते क्यों हैं, भगवान से होड़ लेने के लिए ही ना? नहीं नहीं, मैं खुदाई लफ्फाजी का कायल नहीं हूँ। समाज की बात करो, उसके दुख दर्द के बारे में सोचा है कभी? दुख दर्द, उसने दोहराया। अलग होते ही दोनों शब्द अर्थ पा गए। सोचा तो 2 अजनबियों के बारे में जाता है, उसने जोड़ा। वे तो मेरे अपने हैं, उन्हें महसूस करती हूँ। वाह, साजन ने ठहाका लगाया, बोल तो अच्छा लेती हो, पहले तो ऐसे जता रही थी जैसे मुंह में जबान ना हो। सॉरी, उसने कहा, पर लगा नहीं, वाकई खेद था। सच ये है, वो कहती गई, अभी मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, जब हो जाएगा देखो। वो देर तक उसकी आंखों में आंखें डाले सोच में डूबी उनके परे देखती रही। साजन की आंखों में हिंसा की लौ ऊपर नीचे होती हुई बुझने लगी। भरसक उसे उकसाकर उसने कहा, पहले दिन तुम्हें देखा तभी लगा था तुम्हारे साथ एक जोरदार अफेयर होकर रहेगा। अब तो चौंक कर खिंचेगी परितक्त्या, इस तरफ या उस तरफ। मेधा की नज़र दूर से पास आकर उसके बदन पर उसी तरह घूमी जैसे उसकी मेधा के बदन पर घूमी थी, धीरे धीरे रेंग कर जायज़ा लेती हुई। साजन बुरी तरह सकुचा उठा था। अपनी बदशक्ली का इतना हैबतनाक एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। मुद्दत बाद उसने गर्दन ऊपर की थी और कहा था, चलूं, कागज लेने कब आऊं? अभी ले जाओ। साजन ने जल्दी से वक्तव्य के आखिरी पन्ने पर दस्तखत कर दिए और उसे पकड़ा दिए थे। वो चली गई थी। उसके कुछ दिन बाद मेधा नौकरी और शहर छोड़कर चली गई थी। नौकरी उसने मर्जी से छोड़ी थी या मजबूरी में, समझदार जन खुद समझ लेंगे। एक छोड़ी तो नए शहर में दूसरी पकड़ी। दाना पानी, घरौंदा और बच्चे के लिए स्कूल, इतना जुगाड़ करने के लिए नौकरी ज़रूरी थी। कई छोटे शहरों और कस्बों में रहकर उसने मामूली क्लर्क नुमा नौकरियां की और लिखती रही। वो जान गई कि लिखना भी एक किस्म की मजबूरी थी। प्रभु इच्छा या संयोग से उसका जन्म हुआ तो सेहत और शक्ल सूरत औसत मिली, पर संवेदन शक्ति और सौंदर्य बोध औसत से कुछ ज़्यादा। वो सिर्फ जीने पर नहीं, औरों के जिए को अपनी शिराओं में महसूस करने पर भी मजबूर थी। लेखन उसके जीवन का केंद्र नहीं था, यानी जीवन जीने के लिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करती थी, पर जो केंद्र था, जिसके लिए हर दुख झेल लेती थी और हर सुख छोड़ने को तैयार थी, उसके रहने पर लिखा तो इसलिए कि सुख को थोड़ा बहुत बढ़ा सके। फिर केंद्र के ना रहने पर भी लिखती रही तो शायद अकथनीय दुख को कथनीय बनाने के लिए। कोई ठीक उत्तर मिले बगैर 15 बरस बीत गए। उसने पाया लिखना मजबूरी से बदलकर आदत बन चुका था। इस बीच वो भी मेधा से बदलकर मेधा दी बन गई थी, पर नामवर साहित्यकारों की सूची में उसका नाम हाशिए से हटकर अधबीच नहीं आ पाया था। प्रभु इच्छा मानिए या संयोग या चाहे कुछ और, उसकी हर किताब की पहली समीक्षा साजन करता। बहुत महीन नक्काशी के साथ शब्दों की आड़ में अर्थों से खिलवाड़ किया जाता। संदर्भ से तोड़कर 4-6 वाक्य यहाँ वहाँ से इकट्ठा किए जाते और उन्हें पुस्तक का सत्व घोषित कर दिया जाता। मेधा को बड़बोला, फेमिनिस्ट, व्यक्तिवादी, मध्यम वर्गीय, आध्यात्मिक आदि में से कुछ नाम देकर उसकी खिल्ली उड़ाई जाती।
साहित्यिक तत्व गौड़ होते होते अनहुए हो जाते। किसी थोपे हुए जीवन दर्शन के तहत उसे समाज से विमुख साबित कर दिया जाता। फिर साजन इंतजार करता कि चोट खाई मेधा अपनी जख्मों की नुमाइश करती दिखेगी और उसका मनोरंजन करेगी। वैसे असली मज़ा उसे लोगों को ऊपर उठाकर नीचे गिराने में आता था, पर मेधा ने ऊपर उठने के लिए उसके घुटनों का सहारा लेने से इनकार कर दिया था। इनकार भी ऐसा घुन्ना कि घुटने आगे करने से पहले सिकोड़ लेने पड़े थे। मजबूरन दोयम रोमांच वाले खेल से संतोष करना पड़ रहा था। ऊपर चढ़ाकर फटाक से नीचे फेंक नहीं सकता था, तो पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही लात मारकर नीचे धकेलते तो रह सकता था, वही सही। हाँ, ये बतलाना भूल गई कि इस बीच ठीक वक्त पर साजन लेखन का रास्ता काट कर प्रकाशक और आलोचक बन गया था। जो ही उसके भीतर का तेजाब लेखकीय अभिव्यक्ति में दोहराया जाने लगा, उसने शीशे में आए बाल को ताड़ कर सामाजिक हित में प्रकाशन का भार संभाल लिया था। आलोचना लिखना हर वानप्रस्थी लेखक का स्वधर्म होता ही है, तो वही उससे क्यों कतराता। दोनों पेशों में खूब सफलता मिली। सफलता की शर्त है ठीक वक्त पर ठीक कदम उठाना। साजन मजा हुआ खिलाड़ी था। जिंदगी का खाका उसने खूब सोच विचार कर बनाया था। अपना लिखे या दूसरों पर लिखे, रहना उससे सुर्खियों में था और दूसरों को हाशियों पर। वही हो रहा था। नोट किया आपने? इस बार मेधा पर ज़्यादा कहा गया, साजन पर कम। हिसाब बराबर। अब सवाल उठता ये है कि 15 साल बाद मेधा दी साजन भाई का इंटरव्यू लेने अपने फटीचर कस्बे की लीचड़ नौकरी छोड़कर राजधानी कैसे आईं? साजन भाई के इंटरव्यू तो खैर होते रहते थे, पर लेने के लिए मेधा क्यों और कैसे? हुआ ये कि प्रभु इच्छा कहें या संयोग, देखती हूँ ये कहानी भारतीय संस्कृति से ज़्यादा ही आक्रांत हुई जा रही है। आप चाहें तो तीसरा विकल्प ढूंढ लें। 80 के आसपास हिंदी साहित्य लेखन में महिलाएं एकजुट होने लगीं। देखते देखते फेमिनिस्ट शब्द गाली से इतर भी मायने रखने लगा। जोश में आकर कुछ महिला साहित्यकारों, पत्रकारों और आंदोलनकारियों ने एक पत्रिका निकाल डाली। चंडी या दुर्गा जैसा कुछ नाम था। मेधा की भी जरूरत पड़ी उसी सिलसिले में। अपनी मेधा दी को आज और कल के चर्चित लेखकों के इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया, उनकी नारी संबंधी दृष्टि वगैरह को लेकर। साजन भाई ठहरे चर्चितों में चर्चित, सो उनका इंटरव्यू होना ही था। मेधा दी साजन भाई का इंटरव्यू लेने उसके दफ्तर पहुंची तो वो उसे पहचान नहीं पाया। पहले से इत्तला न रही होती तो मानता नहीं कि ये औरत मेधा थी। खिचड़ी बाल, पिचका रूखा चेहरा, पतले कागज सी खरखरी त्वचा, पत्थर आंखें और हड्डी निकले बदन पर लिपटी कभी सफ़ेद रही भूरी साड़ी। वो उसके सामने बैठ गई, आंखें उस पर टिकाए रही। उसे याद आया ये वही आंखें थीं जो भर्त्सना और अवमानना के साथ उसके बदन का जायज़ा लेती, सिर से पैर तक घूमी थीं। याद क्या आना था, वो भूला कब था। अब वे आंखें एकदम स्थिर थीं। लोहे की कटियां की मानिंद उन्होंने उसकी चमकीली आंखों को जकड़ रखा था। साजन भाई ने गला खखारा। चुप्पी टूटी तो लोहे की कटिया आंखों से हटकर उसकी गर्दन में लिपट गई। उसका दम घुटने लगा। ढीले कुर्ते को गर्दन से थपथपा कर उसने और ढीला किया। लंबी सांस खींचकर धीरे धीरे बाहर छोड़ी और कहा, टेप रिकॉर्डर। अपनी आवाज़ सुनकर वो आश्वस्त हुआ। हमेशा की तरह दमदार थी। मेधा ने हरकत नहीं की। साजन ने फिर गला खखारा। उसे दिखलाकर कलाई घड़ी देखी और कहा, लगाइए जरा जल्दी, मेरे पास वक्त कम है। ज़रूरत नहीं है, मेधा फुसफुसाई। ये आप तय करेंगी या मैं? साजन तुनका। मैं। मेधा ने इतनी दृढ़ आवाज़ में कहा कि साजन सकपका गया। पल भर चुप रहकर बोला, आप जाइए, मुझे इंटरव्यू नहीं देना। देख लीजिए, नामी लेखकों की फहरिस्त से आप अकेले छूटे रह जाएंगे। मेधा की आंखें उसकी गर्दन पर कस गईं। साजन को महसूस हुआ उसका गला दबाया जा रहा है। उसने फिर गर्दन के ऊपर से कुर्ता ढीला किया। मेधा चुप बेहरकत बैठी रही, जैसे उसके पास कयामत तक इंतज़ार करने को वक्त था। बर्फ़ की सिल्ली साली, अंग्रेज़ी का मुहावरा भूल कर नहीं देता, वरना कहाँ की बर्फ़, यहाँ की गर्मी में कब की पिघल ली होती। ये तो पत्थर की शिला है। अहिल्या राम के चरण स्पर्श की प्रतीक्षा में युगों तक यहीं धरी रहेगी। जाएगी तो मुझे साथ लेकर। रसहीन भावहीन चुप्पी कब तक झेल सकता है आदमी, साजन जैसा आदमी। चलो सवाल करो, अनचाहे उसके मुंह से निकल गया।
मेधा ने एक टंकित पर्चा उसके आगे सरका दिया। साजन ने सरसरी निगाह उस पर सवालों पर डाली। ठीक ठाक सवाल थे जो हमेशा पूछे जाते थे, वही। नारी की स्थिति, स्त्री विमर्श, स्त्री और दलित साहित्य की उपेक्षा, नारी मुक्ति का देशज संदर्भ, वही सब। ठीक है, उसने ठसके से कहा। आप एक एक करके सवाल पूछिए, जवाबों में स्वाभाविकता बनी रहती है। लिखकर मुझे दिखला दीजिएगा, मेरे दस्तखत होने पर ही छपने जा पाएंगे। ज़रूरत नहीं है, मेधा ने कहा। क्या मतलब? साजन हकला गया। जवाब भी हैं साथ। उसने एक फर्मा उसके आगे कर दिया। क्या है ये? जवाबों की जीरोक्स कॉपी करवा रखी है, आपको बस इस पर दस्तखत करने हैं। क्या बक रही हो? साजन कुर्राया। मैं जानती हूँ आप सबके जवाब एक ही होंगे, इसलिए तैयार करवा लिए हैं। ये देखिए, काफ़ी प्रतियाँ हैं। उसने एक फ़ाइल उसे दिखलाई। आप सही कर दें बस। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? साजन चीखा। एक जीरोक्स कॉपी। क्या? जी, जीरोक्स कॉपी। अब मेधा हंस दी, ठाका मार कर नहीं, धीमे से, अपनी आंखों की लोहे जैसी कटिया उसकी आंखों में फंसाए रखकर। हंसी से बिंदकर शब्द चिथड़ गया, जीरो अक्स। हंसी ने पत्थर बनी आंखों से बरसों से जमा हिकारत का लावा बाहर निकाल दिया। वो हंसती रही, रुक रुक कर। निमिष भर को रुकती, साजन की सांस में सांस आती कि वो फिर हंसने लगती। आंखें गर्म लावा छिटकाती उसके बदन पर घूमती रहीं, रुक रुक कर हंसी का साथ देती हुई। साजन ने देखा, वो कुर्सी से उठकर धीमे धीमे चलती हुई उसके पास आ गई। उसके मरियल सूखे हाथ लोहे की सलाखों की तरह उसकी छाती पर जकड़ गए, वहाँ से हटकर कंधों पर, फिर गर्दन पर। बड़ा खौफनाक मंजर था। थरथराती हंसी थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। रुक रुक कर ठनक उठती थी और हर ठनक कहती थी, जीरो अक्स, जीरो अक्स। साजन ने अपनी बलिष्ठ बाहों से ढकेल कर उसे हटाना चाहा, पर मेधा की बर्फीली बाहों में पत्थर की तासीर थी। उनकी जकड़ बनी रही। ठीक किस क्षण साजन भाई ने मेधा दी का गला दबाया, कहा नहीं जा सकता। जैसा पहले कहा गया था, जब तक रागिनी ने पन्ना टाइपराइटर से निकाल कर मुंह ऊपर उठाया, गर्दन टीपी जा चुकी थी। मेधा दी अपनी कुर्सी पर निढाल पड़ी थी। जी हाँ, वो साजन के आसपास फर्श पर पड़ी नहीं पाई गई थीं, सामने वाली कुर्सी पर थीं और साजन पास खड़ा था। रागिनी ने ही नहीं, और बहुतों ने देखा था। लोगों की आवाजाही के बीच साजन अब भी अपनी गर्दन पर उसके सर्द सख्त सूखे हाथ महसूस कर रहा था और सोच रहा था, मैंने तो इसे बहुत पहले मार दिया था। इसकी भटकी आत्मा यहाँ कैसे चली आई? इस चुड़ैल के चंगुल में फंसकर मैं खुदकुशी पर कैसे उतारू हो गया? फिर भी वो घबराया नहीं। उसे यकीन था, जिंदगी भर की उसकी जोड़ तोड़ बेकार नहीं जाएगी। साबित कुछ हो या ना हो, अपने समाज की हर कचहरी अदालत से वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। होगा या नहीं, ये तय करना मैं आप पर छोड़ती हूँ। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी जीरो अक्स। ये कहानी 1999 में प्रकाशित हुई थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।